नमस्कार, सीधे पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। हल्ला बोल का ये एपिसोडल इंपॉर्टेंट एपिसोड आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कल ही पश्चिम बंगाल की सियासत ने यहां पर एक नया रंग ले लिया है। वैसे नंदीग्राम जिस जमीन पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, आपको बताती चले 2007 में हुए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन ने इसको राष्ट्रीय पटल पर लाकर खड़ा कर दिया था और यहीं से ममता बनर्जी निकली जो पश्चिम बंगाल की सियासत में शीर्ष तक पहुंची थी। लेकिन इस बार क्या सोचते हैं नंदीग्राम के लोग, क्योंकि यहां पर एक तरफ है शुभेंदु अधिकारी, दूसरी तरफ है ममता बनर्जी। शुभेंदु को लेकर ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह की मेहनत वो नंदीग्राम में कर रहे हैं, ममता बनर्जी को पटखनी देने की जो वो बातें कह रहे हैं उसमें कितना है दम, और नंदीग्राम की जनता क्या 2007-2011 की तरह एक बार फिर से ममता बनर्जी को अपने सिर आंखों पर बिठाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले कि कल विक्टोरिया मेमोरियल में जो बड़ा प्रोग्राम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर हुआ था, उसमें ममता बनर्जी ने मंच पर बोलने से इनकार कर दिया, क्योंकि जैसे ही वो मंच पर आगे बढ़ी तुरंत जय श्री राम के नारे लगने लगे। उसके बाद ममता दीदी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि इस तरह के सरकारी कार्यक्रम में बुलाकर अपमान करना ठीक नहीं है। इन सब के बीच ममता के इस तेवर के बाद बीजेपी उनके ऊपर हमलावर हो गई है और बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में राम जी ही करेंगे बेड़ा पार। देखिए, किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है, आपको शोभा नहीं देता है। जय श्री राम या भारत माता की जय इस देश में अगर गाली है तो फिर उन्हें सोचना चाहिए कि किस देश में रहना है। अरे सीता जी से अलग राम हो सकते हैं क्या? जय सिया राम का नारा क्यों नहीं लगाते आरएसएस बीजेपी लोग? अभी इंसल्ट उन्होंने भगवान राम का किया है, हिंदू धर्म का, संस्कृति का किया है। मुख्यमंत्री के डिस्टर्ब करा এটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে অসম্মান করে। किसी के दबाव में मत रहिए, राम बोलिए। अगर राम बोलने से आप चूकेंगी तो आपका जय श्री राम हो जाएगा। जय श्री राम! जय श्री राम! मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है, आपको शोभा नहीं देता है। जय श्री राम का नारा सुनकर पीएम के मंच से दीदी के गुस्से की ज्वाला जो भड़की तो सियासत सुलगने लगी। बीजेपी ने पूछा, जय श्री राम के नाम से क्यों होता है ममता का अपमान? बहुत शर्म की बात है कि एक ऐसा मंच, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मंच, उनके 125वीं जन्म शताब्दी का मंच, जहां प्रधानमंत्री हो, वहां पर इस प्रकार राजनीतिक हथकंडा अपनाकर और अपना, मैं कहता हूं, राजनीतिक उल्लू सीधा करना ममता जी से कोई सीखे। मैं उनके इस कृत्य की निंदा करता हूं और जय श्री राम या भारत माता की जय इस देश में अगर गाली है तो फिर उन्हें सोचना चाहिए कि किस देश में रहना है। जय श्री राम के नारे पर दीदी की नाराजगी है तो बीजेपी के सवाल हैं। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस का बवाल है। ওটা কোনো একটা ধর্মীয় সভা ছিল না, ওটা সম্পূর্ণভাবে একটা অন্য সভা ছিল এবং সেখানে ওইভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে ডিস্টার্ব করা এটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে অসম্মান করা। देखिए, ये तो होना नहीं चाहिए था। किसी ने कोई स्लोगन दे दिया तो ये भी नहीं होना चाहिए था और ये इग्नोर कर लेना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, ये कोई स्टेट नेता नहीं है, ये सब इग्नोर करना चाहिए और एक मुख्यमंत्री की जो गरिमा है उसको इनको पूरा करना चाहिए था। जय श्री राम का नारा बीजेपी की सियासत के केंद्र में रहा है और अब बंगाल की चुनावी सियासत के भी केंद्र में है। आप लोग जरा शांत हो जाएं। नेताजी को याद करने वाले कार्यक्रम में अचानक जब जय श्री राम के नारे लगने लगे तो सूबे के मुख्यमंत्री का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके
उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। अब देखिए, राम के नाम पर घमासान शुरू हुआ तो बात कहां से कहां पहुंच गई। बीजेपी श्री राम का अपमान बता रही है तो कांग्रेस नारे पर सवाल खड़े कर रही है। अभी इंसल्ट उन्होंने भगवान राम का किया है, हिंदू धर्म का, संस्कृति का किया है। बहुत शांत बैठी, तो क्या वो भगवान श्री राम का और राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं क्या? स्पष्टता ममता जी ने करनी होगी। मेरी आपत्ति इस बात की है कि सीता जी को छोड़ देते हैं ये लोग। अरे सीता जी से अलग राम हो सकते हैं क्या? जय सिया राम का नारा क्यों नहीं लगाते आरएसएस बीजेपी लोग? कम से कम मोदी जी ने अयोध्या में तो जय सिया राम का नारा दिया था। तो मेरी सबसे बड़ी आपत्ति है, नारा जय सिया राम होना चाहिए, जय श्री राम नहीं होना चाहिए। दीदी के गुस्से पर सियासत ऐसी कि मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर ने ममता बनर्जी को रामायण भेजकर पढ़ने की सलाह दे डाली। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ये किताब, संविधानिक बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में रचित लिखित राम, जो देश के संवैधानिक पुरुष भी हैं, उनकी एक किताब रामचरितमानस ममता दीदी को भेज रहा हूं। उम्मीद करता हूं दीदी इसको पढ़ेंगी और सबके सुख दुख की चिंता करेंगी और जय श्री राम फक्र और गर्व के साथ बोलेंगी। शनिवार को विक्टोरिया हॉल के कार्यक्रम में जो कुछ हुआ उसका अंदाजा बीजेपी को शायद नहीं रहा होगा, लेकिन बंगाल की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही बीजेपी को दीदी के गुस्से ने एक धारदार हथियार थमा दिया है। आज तक ब्यूरो। बीते 3 दशक से दीदी ने एक भी चुनाव नहीं हारा है, लेकिन इस बार उनके लिए मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि 2019 में जो बड़ा ट्रेलर उनके सामने बीजेपी ने दिखाया था, जिसके बाद रह रहकर ममता बनर्जी का अचानक जो उग्र रूप सामने आ रहा है, उसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। लेकिन इन सब के बीच क्या राम जी के नाम पर ही पश्चिम बंगाल में भी बेड़ा पार करवाना चाहती है बीजेपी? इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हल्ला बोल का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सरदार आरपी सिंह मौजूद हैं। हमारे साथ जयंतो घोषाल, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति पर अपनी पकड़ रखते हैं, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। रिजू दत्ता, टीएमसी के मेंबर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट और आरएसएस के समर्थक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सीपीआई के नेता प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी। लेकिन शुरुआत आपसे करते हुए रिजू दत्ता जी, दीदी को इतना गुस्सा जय श्री राम के नारे पर क्यों आता है? चित्रा जी, पहले आपको गुड इवनिंग सारे पैनलिस्ट को। देखिए, जय श्री राम का नारा से किसी को गुस्सा नहीं आता है। बात यह है कि ये प्रोग्राम क्या था? ये प्रोग्राम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म दिवस पे उनको सम्मान का प्रोग्राम था। और इस प्रोग्राम में ममता बनर्जी, जो एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर है, और नरेंद्र मोदी जी, जो इस हमारे देश के प्रधानमंत्री, इन दोनों ने आपसी राजनीतिक विभाजन को दूर करके एक स्टेज पे मौजूद थे नेताजी के सम्मान के लिए। तो वहां पर ये सब नाराबाजी, वो किसी के नाम पे हो, भगवान नाम राम के नाम पे हो, किसी के नाम पे, जय श्री राम का नारा लगा देना नेताजी के सम्मान में कमी कहां हो गई? नहीं तो आप मेरे को बताइए ना कि जब नरेंद्र मोदी जी स्टेज पे आए भाषण देने के लिए, उनका स्वागत जय श्री राम या भारत माता की जैसे क्यों नहीं हुआ? और बात यह है ना, कल जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। बहुत जल्द ही बंगाल की जनता बीजेपी का राम नाम सत्य भी कर देगी, इसमें कोई दोहराया नहीं। बहुत अच्छी बात है। हम तो राम का नाम तो लेके ही चल रहे हैं। हम जब बीजेपी के लोगों से मिलेंगे, हम भी कहेंगे राम नाम सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान राम का नाम लेकर अब हम भी चलेंगे, क्या दिक्कत है? राम नाम सत्य है का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? जय श्री राम और राम नाम सत्य है, दोनों में आपको फर्क नहीं पता? नहीं, हमको तो राम के नाम से मतलब है ना। हम तो भगवान राम का राम जप रहे हैं। अभी तो यही हो गया ना इस देश में। बीजेपी ने धर्म को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया है कि श्री राम के नाम को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम को एक पॉलिटिकल स्लोगन में बदल दिया है। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का और इस देश की जनता का। क्या कहें, बोलिए। लेकिन देश और प्रदेश दोनों ही लोग देख रहे हैं ना। अब सवाल यह है कि अगर कहीं पर जय श्री राम का नारा लग जाता है तो दीदी अचानक से भड़क उठती हैं, और ऐसा इतिहास भी रहा है, बीजेपी के लोग ही लगाएं। लेकिन अगर इस तरह के नारे लग रहे हैं, उसमें भगवान का नाम है। चले ठीक है, आपने जो आरोप लगाए सरदार आरपी सिंह जी, इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि दीदी को चिढ़ाने के लिए बीजेपी के लोग इस तरह के नारे का इस्तेमाल करते हैं, जय श्री राम। आपके सारे दर्शकों को सरदार आरपी सिंह का जय श्री राम। आपके बैठे वो भी जय श्री राम। ये सब लगा। अभी जो भी मुझसे पहले पैनलिस्ट बोले, मैं सुन नहीं पाया किस पार्टी से, वो कह रहे थे कि जय श्री राम के नारे से विभाजन हो गया।
राम तो देश को जोड़ने वाले सांस्कृतिक धरोहर को चिन्हित करते हैं। उस देश की सांस्कृतिक धरोहर है, वो कोई पार्टी के, किसी समाज के, किसी पंथ के कोई नेता या कोई राजनीतिक दल के नेता नहीं है। जय श्री राम जब बोलते हैं तो हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी समाज को जोड़ने की बात करते थे। समाज को जोड़ने की बात करते हुए ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम का नारा लग रहा था। ममता बनर्जी को देखकर बीजेपी के लोग इतने खुश हो गए कि जय श्री राम का नारा लगाने लगे। क्यों नहीं आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि दरअसल दीदी को देखकर तंज में उनको चढ़ाने के लिए इस तरह के नारे का इस्तेमाल होता है? तो ये दीदी को सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न करती हैं कि जिससे नहीं, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछता हूं, आप लोग प्रधानमंत्री के सामने क्यों नहीं लगाया नारा? अब तो प्रधानमंत्री को भी आमंत्रण कर सकते थे, जय श्री राम, भारत माता की जय बोल के, क्यों नहीं किया? ये तो कोई सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं था, इसका इन्विटेशन बाकायदा दिया गया। अरे एक बार रजू दत्ता जी, एक बार आरपी सिंह को बोल लेने दीजिए। ठीक है, प्रधानमंत्री के सामने नहीं लगाया, मुख्यमंत्री के सामने तो लगाया ना, और प्रधानमंत्री के सामने कई बार लग चुका है, उन्होंने तो कभी गुस्सा जाहिर नहीं किया। ये कोई पहला मामला तो है नहीं कि जय श्री राम के नारे पर एक बार तो गाड़ी तक रोककर और पहुंच गई थी ममता बनर्जी लोगों को झाड़ने के लिए। तो आप भी तो देखिए कि ममता दीदी को अचानक से इतना गुस्सा क्या उनको लग रहा है 2021 में हार जाने का खतरा है, इस वजह से वो इस तरह की स्थिति पैदा कर रही है? या बौखलाहट या पहले से प्री प्लान रणनीति थी टीएमसी की? नहीं, बीजेपी कहते रहे जय श्री राम, हम भी कहेंगे जय श्री राम, पर ये सच है कि अगले 3 महीने बाद बीजेपी का बंगाल में राम नाम सत्य हो जाएगा। ये भी हम कहेंगे राम नाम सत्य है बीजेपी के लिए। ठीक है, एक बार आरपी सिंह को बोल लेने दीजिए, उसके बाद अब बोलिएगा। हो गई आरपी सिंह जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारे को गाली निकालते हुए, हमारे लिए बद्दुआ निकालते हुए एटलीस्ट आप राम का नाम ले रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लग रहा है। टीएमसी के एक्टिविस्ट या बाकी जो लोग हैं, ममता बनर्जी के जो फॉलोअर्स हैं, वो किसी ढंग से राम का नाम लें, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं एक ऑडियो आपको सुना देता हूँ, ममता बनर्जी पब्लिक प्रोग्राम में, सरकारी प्रोग्राम में क्या क्या बोलती है, ये भी हमको सुन लेना चाहिए, तो समझ लग जाएगा कि आप हमें कहते हैं। ये सरकारी प्रोग्राम में है, कोई दिक्कत नहीं, उनको तो एक वोट बैंक की राजनीति। सर आवाज साफ नहीं आ रही है, आप ही बता दीजिए क्या कहा है। और आप लोगों को भी तो सूट करता है ना, कोई कोई वीडियो आप लोगों को बहुत सूट करता है, इस वजह से ढूंढ कर निकाल कर आप लोग लेकर आते हैं। मैंने आपके प्रोड्यूसर के पास वो वीडियो भेज दिया है, वो चला सकते हैं। मैंने आपके प्रोड्यूसर, और मेरा वीडियो नहीं है, वो सरकारी ऑफिशियल बंगाल गवर्नमेंट का ऑफिशियल वीडियो मैंने भेज दिया। ठीक है, क्या है उसमें? ऑडियो क्या है? ऑडियो क्या है सर? ऑडियो बताइए ना। अरे अगर मैं टोकने लगा तो आप बात नहीं कर पाएंगे, अच्छा लगेगा आप बात कर ले, फिर मैं करूँ, फिर आप बात कर ले, अच्छा लगेगा। बीच बीच में टोके मत आप। बोलिए। देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा। बोलिए आप। ममता बनर्जी को बहन जी को पहले भी, दीदी को पहले भी दिक्कत थी। उन्होंने एक बार कुछ बच्चों को अरेस्ट भी करा दिया था जय श्री राम का जयकारा लगाने के लिए, परंतु वो उनको जय श्री राम से इतनी एलर्जी क्यों है? और दूसरी ओर वो किसी हद तक जाती है, अभी मैंने सुना, अभी आपका वीडियो भेज के आप सुना दीजिएगा कि किस प्रकार से वो मंचों से, किस प्रकार से वो कुरान की आयतें पढ़ती हैं। तब तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पढ़े, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। परंतु कोई अगर नीचे से वो मंच पे जाए, कोई नीचे से जय श्री राम का जयकारा लगा दे, उस कारण से वो कहे कि मेरी बेइज्जती हो गई। अगर आज ममता दीदी की बेइज्जती जय श्री राम नारे से हो रही हो, तो उनको पर भगवान को सद्बुद्धि दे। हम तो ये कह सकते हैं टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी को भगवान सद्बुद्धि दे कि उनको थोड़ा ठीक हो जाए मामला, क्योंकि राम के नाम पर किसी को बेइज्जती हो, ये मैंने पहली बार देश में सुना है। तो जय श्री राम के नारे पर ही आप जीतेंगे, मतलब अपना कोई कामकाज लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे कि 6 सालों की केंद्र सरकार ने क्या किया है पश्चिम बंगाल के लिए, जिसको लेकर बीजेपी आगे नहीं बढ़ सकती। वो जय श्री राम, यही हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, इसी के आधार पर चुनाव जीतेगी। आपने कभी उनसे तो प्रश्न नहीं पूछा जब वो 1500 रुपए इमाम को या 2500 रुपए किसी वहां पे मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को मस्जिद के लिए देते हैं, तब तो पूछा नहीं। 126 करोड़ रुपया पंडित को भी तो हम लोग देते हैं, पंडित को भी तो देते हैं। आप लोग कभी ये नहीं देखते कि यहाँ पर हेल्थकेयर फ्री है, आपकी राशन फ्री है, ये आप लोग नहीं देखते। बता रही है आपकी
अभी अभी आगे बोल दो ना, आगे की पोल खोलने। सिंह जी, आपके पंजाब के लोग बॉर्डर में मर रहे हैं और आपके नेता, बीजेपी के नेता जाके एक बार बात करने की तमीज नहीं है। हाई कोर्ट में ऑर्डर की भी जानकारी दूंगा। हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की पर सरकार के ऊपर, वो भी जानकारियां दूंगा आपको। अभी जानकारी दूंगा कि क्या क्या टिप्पणी बीजेपी ऐसी जगह पे लेके आया है कि 26 जनवरी को उन देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के विरोध में एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज, एक एक करके बोले। और आप लोग यहाँ पर देश के नाम पे और भगवान के नाम पे ज्ञान बांटने आए। और कितना नीचे गिरेंगे बीजेपी सरकार 26 जनवरी के दिन। जल्दी से एक छोटा सा कमेंट दीजिए आरपी सिंह जी, उसके बाद दिनेश वासुदेव जी मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है, हो गई आपकी बात, हो गई आपकी बात। जल्दी से जल्दी से सरदार साहब जल्दी से। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद को कितना नीचे कराया सबको पता है, कैसे कट मनी ली जाती है सबको पता है, कैसे जब वहां पर पैसा केंद्र की तरफ जाता है सबको पता है, कैसे जब केंद्र वहां पर आयुष्मान भारत की बात करती है वो नहीं लागू कर देती सबको पता है, कैसे किसानों के लिए जब चंदे से तो लोगों का भला होगा सबको पता है वहां पर। ठीक है, तो क्या ममता बनर्जी केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य में लागू नहीं करती हैं? इस सवाल का मैं जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले प्रोफेसर दिनेश वासुदेव, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए सर देखिए, टीएमसी और बीजेपी की तो चर्चा जारी रहेगी, लेकिन लगातार मैं कोलकाता में भी बनी रही और यहां पर भी हूं नंदीग्राम में। इस वक्त जो लाइव कवरेज हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये सीपीआई सीपीएम लेफ्ट की पार्टियां गायब होती हुई क्यों चली जा रही है? पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं जय श्री राम से जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगी आपसे। चित्रा जी मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आरपी सिंह जी और संगीत रागी जी को सत श्री अकाल और जय श्री राम कहना चाहता हूं उन किसानों की तरफ से जो 0 डिग्री टेम्परेचर में दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हैं और ये उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और तारीख पे तारीख दे रहे हैं। अब मैं आता हूं वामपंथियों के ऊपर। बंगाल में वामपंथी बंगाल में बिल्कुल खत्म नहीं हुए। आप देख लीजिए किसानों के मुद्दे पे, अन्य मुद्दों पे पूरे बंगाल में सबसे बड़ी रैलियां और प्रदर्शन वामपंथी पार्टियों ने किया है और ये टीएमसी और बीजेपी नूरा कुश्ती खेल रहे हैं बंगाल में, जिससे वामपंथियों की वोटें ना बढ़ जाएं, वामपंथी दोबारा लौट के ना आ जाएं। पर हम इनको बता देना चाहते हैं, ये कितनी ही बीजेपी वहां पे सांप्रदायिकता कर ले, राम राम का खेल खेल ले, कितनी टीएमसी वहां पे गुंडागर्दी कर ले, इस बार इनके साथ हमारा सीधा संघर्ष है। ये बहुत गलत फहमी में डोल रहे हैं। आप चित्रा जी गांवों में जाके देखिए, इंटीरियर में जाके देखिए। सर मैं तो ग्राउंड जीरो पर ही खड़ी हूँ ना दिनेश सर, दिनेश वासुदेव जी, मैं तो ग्राउंड पर ही खड़ी हूँ। लोगों से पूछो तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी का ही मानते हैं। बहुत मुश्किल से आप लोगों का नाम लेवा भी कोई मिलता है, बहुत मुश्किल से। हम तो लोगों के बीच ही जाकर ये सवाल पूछते हैं कि मुख्य मुकाबले में कौन कौन है, तो कहते हैं बीजेपी और टीएमसी, और अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियां। सर ग्रामीण इलाके से होकर आई हूं नंदीग्राम में, और वहां पर भी गई थी जहां पर 2007 में आंदोलन भड़का था। इनको जवाब मिल गया। बेस्ट स्ट्राइक रेट हमारा है बिहार में, इनको जवाब मिल गया। त्रिपुरा में भी इनका और हमारा वोट का परसेंटेज कुल 1.5% का भी नहीं है, इनको जवाब मिल गया। अभी वहां के मैसेज पंचायत चुनावों में इनको जवाब मिल गया। अभी महाराष्ट्र के पंचायत चुनावों में इनको हर जगह जवाब मिल रहा है। ये आज बैलेट पेपर से चुनाव करा ले और ये 50 एमपी नहीं जीत सकते पूरे हिंदुस्तान में। किसान इनको गांवों में नहीं घुसने देगा, मजदूर इनको फैक्ट्रियों के इलाके में नहीं घुसने देगा। मैं बता रहा हूँ, इन्होंने मजदूरों के लिए बुरी हालत कर दी, 4 कानून लाके, किसानों के लिए 3 काले कानून लाके बुरी हालत कर दी। जयंत घोषाल मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से प्रोफेसर संगीत रागी एक एक करके प्लीज, एक एक करके अपनी बात रखेंगे सर, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी अब सीधे आपके पास आते हुए, प्रोफेसर दिनेश वासुदेव को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि किसानों की ओर से मैं सत श्री अकाल और जय श्री राम बोल रहा हूं। यह भी तो महत्वपूर्ण है ना, इसको क्यों इग्नोर किया जा रहा है? और जय श्री राम पश्चिम बंगाल में इसी नारे को लेकर के आगे बढ़ेगी बीजेपी? कोई और बड़ा मुद्दा नहीं है जिससे लोगों का दिल जीता जा सके यहां पर? देखिए, जो जय श्री राम का उद्घोष था वो रामायण के प्रसारण के समय का उद्घोष था। और आप यदि रामायण सीरियल का प्रसारण आपने जरूर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि ये रावण के संगीत रागी जी की आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। मैं सीधे अब रुक कर लेती हूँ जयंतो घोषाल का। जयंतो दा, सबसे बड़ा सवाल यह है, ममता बनर्जी को इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? जय श्री राम का नारा अगर चंद लोगों ने लगा ही दिया तो उसको सहज स्वीकार कर लेती। वो किस चीज की बौखलाहट थी जो मंच पर नजर आ गई?
नहीं, देखिए, कल की जो घटना है उसमें प्रॉपरली पहले एनालिसिस होना चाहिए। ये जय श्री राम नारा सिर्फ नहीं, आप वहां कम से कम 10 लोगों से मैंने बात किए हैं। जब ममता बनर्जी स्टेज पे उठे, वो तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कल बहुत अच्छे दिन है कि नेताजी को सामने रखते कम से कम प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर साहब भी थे, तो कम से कम एक दिन एक यूनिटी शो हो जाए। चुनाव रहेगा, चुनाव जाएगा, और तू मैं तो राजनीति का अंग है, लेकिन नेताजी को लेके उस दिन कम से कम हम लोग एक साथ मिल के देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जब ममता बनर्जी उठे तो सबसे पहले मोदी 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 ये नारा हुआ था, और उसके बाद जय श्री राम हुआ। और जब स्टेज में गए, ममता जी ने बताया कि ऐसे जो हो रहा है शोर, का नारा लगने में भी जनता क्या दिक्कत है? नहीं, हाँ, नहीं, आप सुनिए ना, आप सुन के हमको सवाल कीजिए। मुझे एक सेंटेंस अगर आप वाक्य पूरा नहीं होगा तो आधा सत्य हो जाता है। मोदी जी को मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो ममता जी बोल रहे थे ना, स्टेज में उठे, तो वो स्लोगन खत्म नहीं हो रहे थे, बार बार बोल रहे थे। तो वो जो अनाउंसर थे उनको पूछे कि ऐसे अगर चलते रहेगा तो हम बोलेंगे कैसे, तो अनाउंसर खुद बोले कि आप लोग शांत हो जाइए। कल्चर मिनिस्टर उठ के कह रहे कि आप लोग बैठ जाइए, तो वो बैठ नहीं रहे थे। तो वो अगर ममता जी के लिए मोदी मोदी करना, आप ये समझ सकते हैं कि इसमें जय नेताजी नहीं बोल रहे थे, जय नेताजी नहीं है, जय श्री राम में कोई दिक्कत नहीं है। और ममता जी कह रहे हैं कि हमको बोलने में अगर ये जो है ये पॉलिटिकली एक मोटिवेटेड और पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए अच्छा देखिए, ये भी कह रहे हैं कि वो बॉयकॉट नहीं किए, वो जाके बैठे। और आपको पता नहीं होगा कि उसके बाद एक टी पार्टी हुआ और मोदी जी ने उनके बात किए कि चलो ममता अभी, और मोदी जी ने उनको बहन बोले संबोधन में, और ममता जी ने यह भी कहा कि मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री जी से कि हमें ये बुलाएं। तो अगर गुस्सा होता तो प्रधानमंत्री को आभारी नहीं कहते। कल्चर मिनिस्ट्री कलकत्ता में नेताजी के शो कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं बहुत खुश हूं, ये भी बोले। लेकिन ऑन प्रोटेस्ट सिंबॉलिक हम स्पीच नहीं देंगे। उसके बाद चाय पार्टी में मोदी जी के साथ ममता जी, जो ऑन कैमरा नहीं था, इसीलिए पत्रकारों को भी पता नहीं है कि वहां जाके वहां वो मुकुल रॉय थे, मुकुल रॉय से भी बात की है ममता ने, पूछा कि आपका तबीयत कैसे है, अभी आपको देख के दुबला लग रहा है। तो इट वॉज वेरी गुड मूड। तो कहना है अब ऑफ एयर कोई क्या करता है, किससे बातचीत करता है, कौन किसका बहुत अच्छा मित्र या दोस्त है, कौन किसको देखकर स्माइल करता है, ये तो सामने नहीं है ना। जो तस्वीरें हैं सामने वो सवाल खड़े कर रही है कि ममता बनर्जी को इतना गुस्सा करने की क्या वास्तव में जरूरत थी। और अगर ममता बनर्जी अपनी जगह सही है तो बीजेपी से ये सवाल पूछा जाएगा, यकीनन जो बातें आपने कही है बीजेपी से पूछा जाएगा कि ममता बनर्जी को देखकर ही इस तरह के नारे बीजेपी क्यों लगाती है। और आपने कहा मोदी के नारे लगने लगे। हल्ला बोल में आज का विषय है क्या राम जी करेंगे बेड़ा पार, क्योंकि कल जिस तरह की तस्वीरें विक्टोरिया मेमोरियल से निकलकर सामने आई हैं, उसने प्रदेश के सामने यही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन राम जी के नाम पर बीजेपी तो अपने काम पर, बट ममता दीदी को गुस्सा क्यों आता है, इसी को लेकर लगातार हमारी ये चर्चा जारी है। अब प्रोफेसर संगीत रागी आपके पास आते हुए बहुत सारे सवाल यहां पर विपक्षी दलों की ओर से उठाए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के दूसरे नेता या बड़े नेता या खुद प्रधानमंत्री जब मंच पर जाते हैं तो जय श्री राम के नारे नहीं लगते हैं। ममता दीदी को देख के ही पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं को अचानक से ये नारा क्यों याद आने लगता है? देखिए, ये इसका जवाब भी आपके सवाल में ही है, क्योंकि ममता बनर्जी को राम के नाम से चिढ़ है। आपको याद होगा कि उन्होंने कार से उतर करके एक जय श्री राम के नारे लगाने के बाद उन्होंने कहा तुम्हारी चमड़ी उघेड़ करके रख देंगे। आपको ये भी जानकारी जरूर आया होगा कि जय श्री राम का उद्घोष और जो ये नारा था वो रामायण के प्रसारण के समय हुआ था। जय सिया राम नहीं था, उस समय जय श्री राम का उद्घोष था। ये वीरोचित उद्घोष था और रावण की वृत्ति के खिलाफ ये उद्घोष था। अब क्या ममता दी को पता नहीं, वो अपने ऑफिशियल जब प्रोग्राम करती हैं उसमें तो वो कुरान की आयतें पढ़ डालती हैं, तब उनको दिक्कत नहीं होती है। और जय श्री राम यदि कोई बोलता है तो इसके बाद वो पिनक जाती हैं। तो ये बड़ा अजीब सा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, घोषाल जी ने बहुत सरलीकरण कर दिया है। एक सेकंड, राम का नाम आप लोग चढ़ाने के लिए लेते हैं ना, भक्ति भाव से थोड़ी ना, भक्ति की भावना से भर कर थोड़ी ना बीजेपी के नेता ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम कहते हैं। आप तो चढ़ाने के लिए लेते हैं और आप चढ़ाने के लिए लेते हैं, वो चढ़ जाती हैं इससे।
देखिए यदि कोई भैंस का लाल रंग को देख करके भड़क जाए तो गलती भैंस की है, लाल रंग के कपड़े की गलती नहीं होती है। आपको याद होगा कि एक बार काले झंडे दिखाए गए थे नरेंद्र मोदी जी को और उन्होंने कहा कि ये तो काजल का टीका है, अब हम पर कोई आरोप, कोई ये नहीं रहेगा, हमारे खिलाफ अब कुछ होगा नहीं, क्योंकि काला झंडा जो जैसे कहा जाता है कि आपके गाल पे टीके हुए हैं, काजल लगा लिया, तो ये उन्होंने, आप नेता हैं तो आपको ऐसे नारों को आपको कैसे अपने संदर्भ में मोड़ना है, यह भी आप में गुण होना चाहिए। और घोषाल जी ने, मैं एक बात करना चाहता हूं, बस 10 सेकंड लूंगा। ये दरअसल ये ममता दी की राजनीति का ये चरित्र है, इनका ये एक प्रकार के उत्तेजना, आवेश में आ जाना, क्रोधित होकर के तुनक करके चल जाना, ये उनकी राजनीति का अंदाज है, ये स्वभाव है। ममता बनर्जी को आपने कभी मुस्कुराते हुए देखा है क्या? हाँ। कभी मुस्कुराते उन्होंने कभी देखा है क्या? नहीं, क्योंकि ये उनका ये तेवर है, राजनीति का तेवर है। इसमें उन्होंने और यहीं पर वो खोखली साबित हो गई। बंगाल की राजनीति में ये कहना पड़ेगा कि ममता दी को आज ये पूरा संदेश क्या चला गया कि ममता दी को अल्लाह अकबर के नारे से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जय श्री राम का नारा होता है तो उसे वो कॉमनल समझती है। अरे भाई, जय श्री राम का नारा कॉमनल कैसे हो सकता है? नहीं, लेकिन यहाँ पर जयंतो घोषाल ने भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी ब्रेक से पहले, और मैं उम्मीद करती हूँ कि उन तमाम बातों को आपने सुना था। देखिए, किसी को चिढ़ाने के लिए अगर बार बार किसी एक ऐसे नारे को जिससे देश की भावनाएं जुड़ी होती हैं, उसको किसी को चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर रिजू दत्ता आपको जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी एक बात से सहमत नहीं हूँ। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के साथ ये एग्जाम्पल देना कि किसी भैंस को काला रंग दिखा दिया जाए, लाल रंग का कपड़ा, इस तरह की बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। काले अंडरगारमेंट नहीं पहन सकते, काले रंग से इतनी चिड़ हो गई है, इनको काले रंग से इतनी चिड़ हो गई है कि आप मोदी की रैली में काले कपड़े नहीं पहन सकते। जी, मैं थोड़ा जवाब दे दूं इनका, मैं जवाब दे दूं। आपने मेरी बातों का, चित्रा जी, रागी जी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा मेरा जवाब सुन लीजिए, थोड़ा जवाब सुन लीजिए। कहा कि लाल झंडे को देख करके कोई यदि भड़क जाता है तो गलती उस झंडे की नहीं है, भड़कने वाले की गलती हो सकती है, क्योंकि वो नहीं है उसका ये कर रहा है। हो गया ना, मैंने सुन लिया, अब हमारा जवाब सुन लीजिए। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। बोलिए रिजू दत्ता, बोलिए। अब भड़केंगे तो इस तरह के सवाल तो पूछे ही जाएंगे ना, बोलिए। तो चित्रा जी, मैं तो यहाँ पर टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पर आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल पे कि शरणागत दिनात्म परित्राण परायणे सर्वसार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। और आप लोग हमें, बीजेपी और आरएसएस वालों को हम कह रहे हैं, आप हमें सूली पे चढ़ा दे या हम पे आग में जला दे, हम फिर भी कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि ये हमारा देश का संविधान है और यही हमारी देश की सभ्यता है। आप लोग को सेकुलरिज्म से इतना चिढ़ क्यों है? सेकुलर शब्द गाली थोड़ी ना है सर। और अगर इतना ही हिम्मत है तो जाके हिंदू राष्ट्र का घोषणा कर दीजिए, सबको लेके चलना चाहिए। यही सेकुलर बनने से कौन मना कर रहा है? लेकिन अगर नारों से इस तरह से नाराज होगी मुख्यमंत्री तो अपने आप में पूरे देश के सामने तो एक अलग छवि जाएगी ना। किसने मना किया कि आप सेकुलर मत बनिए? किसने कहा है कि आप सिर्फ हिंदू की या सिर्फ मुसलमान की राजनीति कीजिए? किसी ने तो नहीं कहा ना। लेकिन किसी एक नारे से इस तरह से चिढ़कर 125वीं जयंती थी, 125वीं जयंती थी सरदार बोस साहब की और सुभाष चंद्र बोस साहब की 125वीं जयंती पर अगर इस तरह की बातें होंगी तो लगेगा ना कि अपमान किसका हुआ है। पूरा देश का सुभाष चंद्र बोस की सेना में लोगों को आजाद हिंद फौज में जाने से रोकता था सावरकर आजाद हिंद फौज में लोगों को जाने से रोकता था। ये लोग अभी नेताजी स्वामी विवेकानंद और रवि ठाकुर को पॉलिटिसाइज करने आए हैं बंगाल में। ये लोग और ये मीरा कुश्ती खेल रहे हैं टीएमसी और बीजेपी वाले, जनता का ध्यान भटकाने के लिए, अपनी असफलताओं से, अपनी फेलियर से सत्ता की रोटी सेकने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं। और ये शर्म की बात है कि भगवान राम आज सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन बन के रह गया इस देश में। ये शर्म की बात है और दुर्भाग्य है इस देश का जनता के लिए। हो गया। मैं कहाँ बना है? राम मंदिर भी तो बन रहा है, वो आपको नजर नहीं आता क्या?
आरपी सिंह जी एक सेकेंड। ये जय श्री राम का नारा लगाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन जय श्री राम के सिर्फ नारे भर से क्या जो गरीब मजदूर हैं उनका पेट भरेगा? जय श्री राम के नारे भर से क्या विकास की गंगा बहेगी? जय श्री राम का नारा लगाकर किसी को चढ़ा देने मात्र से क्या इलाके का विकास हो जाएगा? मुद्दों की बात बीजेपी क्यों नहीं करती है? जो यहाँ के मुद्दे हैं, 10 सालों में अगर ममता बनर्जी ने कोई काम नहीं किया है तो उस मुद्दे पर आप लोग क्यों नहीं घेरते उनको? सिर्फ ध्रुवीकरण की एक राजनीति अपना ले, एक नाम ले लें और उसी के बल पर सभी को एकजुट करने की कोशिश कर लें। ये कहां की राजनीति है? बेकारा लगता है। वो राम राज्य की घोषणा है कि राम राज्य आएगा बंगाल में, इसकी घोषणा है। हर गरीब के सिर पर छत होगी, हर किसान को किसान सम्मान राशि मिलेगी, हर गरीब को आयुष्मान भारत में फ्री इलाज मिलेगा, हर बहन की मध्य प्रदेश में दे दिया, गुजरात में दे दिया सबको घर, मध्य प्रदेश में दे दिया सबको घर। बेरोजगारी आपने बढ़ा दी, शिक्षा का आपने बेड़ागर्क कर दिया, निजीकरण शिक्षा कर दी, महंगाई आपने बढ़ा रखी है, सारे देश के एक बार उनकी बात तो पूरी हो जाए, आप बोलिएगा। एक बार सरदार आरपी सिंह की बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा प्लीज। कितनी पीड़ा होती है दिनेश वासुदेव जी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद बोलिएगा प्रोफेसर साहब आप। हाँ बोलिए। प्रोफेसर साहब आपको जब रागी साहब बोल रहे थे, प्रोफेसर रागी साहब बोल रहे थे, उन्होंने भैंस और लाल झंडे की बात करी, तब भी आपको दिक्कत थी। आपको दिक्कत थी, लाल झंडे से दिक्कत है। उन्होंने तो सिर्फ बताया कि भैंस लाल झंडे के आगे क्यों भागती, उसका उत्तर दिया। आप उससे भी परेशान होते हैं। सच ये है कि जय श्री राम का जो उद्घोष वहां पे हो रहा है पूरे बंगाल में, हर व्यक्ति हर वहाँ बंगाल का नागरिक कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि वो आने वाले दिनों में राम राज्य की कल्पना कर रहा है, राम राज्य के आने की। आप लाल झंडे को कहीं और ही लेकर गए। लोगों के काम के लिए आप बंगाल की जनता के लिए क्या करेंगे? क्या आप मंदिर बनाएंगे? क्या करेंगे? हर गरीब अरे आपने क्या किया है? अब इसका जवाब देना है टीएमसी को। गरीब किसान को सम्मान। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। रेजो दत्ता, आपने क्या किया है 10 सालों में, ये जवाब देना होगा आपको। बीजेपी क्या करेगी आप उस पर बाद में जाइएगा, पहले एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। बोलिए सरदार आरपी सिंह जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए बड़ा स्पष्ट है, इन सबको राम के नाम पर दिक्कत है, सबको स्पष्ट दिखता है। अगर किसी कार्यक्रम में पब्लिक कलेक्टर में बिजली योजना फेल, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं। कोरोना में उनकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं ने जवाब दे दिया। आज तक ये सरकारी मेडिकल कॉलेज और नहीं खोल पाए, पैरामेडिकल कॉलेजेस नहीं खोल पाए। और ये मुझे ये बता दे, पेट्रोल डीजल कहाँ ले गए? देश की संपत्तियों को जो 70 साल में बनाई देश की जनता के पैसे से, उसको 50 साल के लीज पे चुने हुए दोस्त पूंजीपतियों को बेच रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक इनकी नीति बता दीजिए जो जनता भला करती है, जन की बात करती है, तो कैसे सुनाई देगा? मन की बात करते हैं। दो लोग बोलेंगे तो कैसे सुनाई देगा, यही तो बड़ा सवाल है। जयंत घोषाल में सीधे आपके पास आते हुए क्या निकला? ठीक है सर, ठीक है, ये जानते ही नहीं है प्रोफेसर वासुदेव, लेकिन सवाल यह है ना कि अगर वो तो राम राज्य नहीं बना रहे हैं तो आप कौन सा राम राज्य बना रहे हैं कि जनता आपको लगातार हर राज्य से हटाती हुई चली जा रही है? अगर किसी दूसरी पार्टी का आप सहारा नहीं ले तो फिर आप कहां पर खड़े हैं? आपने बिहार का जिक्र किया, बिहार में कहां खड़े हैं आप? बंगाल का जिक्र, बंगाल में कहा अभी कांग्रेस पार्टी के साथ कितनी सीटों पर समझौता होगा? क्या ममता दीदी के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे? इसको लेकर भी मंथन कर रहे हैं आप लोग। देते थे शिक्षा वहाँ पे, मैं तो कह रही हूँ 34 सालों तक सबसे ज्यादा आपने ही राज किया है, लेकिन यही तो बड़ा सवाल है कि पश्चिम बंगाल पर देश के पटल पर चमकता हुआ नजर क्यों नहीं आता है? चमकता हुआ नजर क्यों नहीं आता है पश्चिम बंगाल? और 10 सालों से आप गायब हुए तो पूरी तरह से गायब ही होते चले गए। ठीक है, जयंत घोषाल था, जयंत घोषाल, ठीक है, जयंत घोषाल, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे। जयंत घोषाल, ठीक है, देखिए नहीं, मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं। चित्रा, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, इतना कितना अच्छा संभाल रहे हैं ये जो इतना। मैं आपको बता रहा हूं कि कल जो हुई है ना, मुझे दुख इसलिए हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने नेताजी सुभाष बोस जी के स्मरण में जो किए हैं वो प्रधानमंत्री कांग्रेस के जमाने में कभी नहीं हुआ था। 2014 में नरेंद्र मोदी आने के बाद जो डिक्लासिफिकेशन किया है आईएनए ट्रायल का, और नेहरू से लेके कांग्रेस के रेजिम जितना इग्नोर किए थे नेताजी सुभाष बोस को,
वो मोदी जी ने नहीं किए और मोदी जी ने प्रायोरिटी दिए। कल भी भाषण में जो कंटेंट है मोदी जी का, आज उसको लेकर चर्चा करना चाहिए था। और मोदी जी के जो एनालिसिस है, कम से कम 4 वाक्य बांग्ला में भी मोदी जी पहली बार बोला, और वो नेताजी का कोटेशन, वो सब लेके हम चर्चा नहीं कर रहे। हम तो सोचते थे कि वो चर्चा करेंगे। देखिए, सिर्फ बीजेपी के जय श्री राम नारा के कारण सबसे ज्यादा नुकसान मोदी जी का हुआ है, क्योंकि नेताजी सुभाष बोस के दिन के पर आप देखिए, बीजेपी के जो बंगाल के लीडर है ना, वो लोग भी इसमें ज्यादा स्टेटमेंट नहीं कर रहे हैं। चंद्र बोस जो नेताजी के फैमिली के मेंबर है और कल वहां उपस्थित थे और बीजेपी के लीडर है, वो आज तक चैनल में इंटरव्यू देके बोले हैं कि कम से कम आज के दिन ये नाराबाजी से हम बाहर रहना चाहता हूं। किसने किया है, क्या किया है, मुझे पता नहीं है। अगर ये अच्छी बात है, ममता बनर्जी जब उठे थे जयंतोदा आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी उठता है ना, देखिए पराक्रम दिवस बनाकर बीजेपी तो श्रेय ले गई कल के पूरे कार्यक्रम का, लेकिन ममता बनर्जी नाराज होकर जो श्रेय उनको मोदी जी के मंच पर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उनके पास बड़ा मौका था कि राज्य के लिए वो कुछ केंद्र से मांगती, वो सुभाष चंद्र बोस के लिए कुछ कहती, उनकी बातें वहां से ज्यादा दूर तक जाती, लेकिन इन तमाम बातों को उन्होंने दरकिनार कर दिया। इसी वजह से लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं।